Hello everyone, my name is Priyanshi Jain. Welcome back to my YouTube channel BL Lab Scientist. आज हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का पार्ट थर्ड, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का पार्ट फर्स्ट और सेकंड का लिंक मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। उन दोनों ही पार्ट्स में हमने डिस्कस करा था। पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस करा था अबाउट द इंट्रोडक्शन, अबाउट द आयरन फिजियोलॉजी, जिसमें हमने डिस्कस करा था कि हमारी बॉडी के अंदर आयरन का एब्जॉर्प्शन, आयरन का ट्रांसपोर्टेशन, आयरन का स्टोरेज कैसे होता है। पार्ट सेकंड में हमने डिस्कस करा था अबाउट द फूड सोर्सेज जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। ऐसे कौन कौन से फूड सोर्सेज हैं जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं, ऐसे कौन कौन से फूड सोर्सेज हैं जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस करा था। आयरन का लॉस हमारी बॉडी के अंदर किस किस फॉर्म में होता है, कितना लॉस होता है, और उसके बारे में डिस्कस करा था कॉजेस ऑफ आईडीए, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के क्या क्या अलग अलग कॉजेस हो सकते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया अगर किसी पर्सन को हो जाता है तो उसके अंदर में क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स नजर आते हैं, ये सारी चीजें हमने पार्ट सेकंड के अंदर डिस्कस करी थी। तो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड का लिंक मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पैथोजेनेसिस ऑफ आईडीए, कि अगर किसी व्यक्ति को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हुआ है, आयरन डेफिशिएंसी हुआ है, तो आयरन डेफिशिएंसी होने की वजह से उसको किस तरीके से एनीमिया हो जाता है, उसका पैथोजेनेसिस क्या है, राइट। सो द पैथोजेनेसिस ऑफ आईडीए, अगर किसी व्यक्ति को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हुआ है तो उसके अंदर हमें क्या क्या नजर आता है। एक तो हमें उसके अंदर हाइपोक्रोमिक सेल्स नजर आती हैं, मतलब जो आरबीसीज हैं उस पर्सन की वो हमें हाइपोक्रोमिक नजर आती हैं। ऐसा हाइपोक्रोमिक क्या होता है, कैसे होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आरबीसीज हमें माइक्रोसाइटिक सेल्स नजर आती हैं, आरबीसीज हमें माइक्रोसाइटिक भी नजर आती है, मतलब उसका जो सेल का वॉल्यूम है आरबीसीज का वो कम हो जाता है, ठीक है। हमें वहां पे थ्रोम्बोसाइटोसिस भी दिखेगा, उस पेशेंट के अंदर में थ्रोम्बोसाइटोसिस नजर आएगा। थ्रोम्बोसाइटोसिस का मतलब क्या है, प्लेटलेट्स का काउंट इंक्रीज हो जाएगा। एनीमिया होने की वजह से आरबीसी का काउंट तो कम नजर आएगा, हीमोग्लोबिन भी कम नजर आएगा, लेकिन उस पर्सन के अंदर हमें प्लेटलेट्स इंक्रीज अमाउंट में नजर आएगी। एनाइसोसाइटोसिस नजर आएगा जब हम उसका पीबीएफ करेंगे, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, मतलब हमने स्मीयर बनाया उसका पेरिफेरल एग्जामिनेशन करा माइक्रोस्कोप के अंडर, तो हमें वहां पे एनाइसोसाइटोसिस नजर आएगा। क्या होता है, कैसे होता है, बाद में डिस्कस करेंगे। पोइकिलोसाइटोसिस नजर आएगा पीबीएफ के अंदर। तो ये 5 मेन चीजें हैं अगर किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को आयरन की डेफिशिएंसी आयरन डेफिशिएंसी होती है, उसकी वजह से एनीमिया होता है, तो हमें उसकी हाइपोक्रोमिक आरबीसी नजर आएंगी, माइक्रोसाइटिक आरबीसीज नजर आएंगी, थ्रोम्बोसाइटोसिस नजर आएगा, अनाइसोसाइटोसिस नजर आएगा और पोइकिलोसाइटोसिस नजर आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर हाइपोक्रोमिक सेल्स, या फिर हाइपोक्रोमिक सेल्स हमें क्यों नजर आती है, व्हाई। सो हाइपोक्रोमिक वर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे हाइपो का मतलब क्या है, कम, हाइपर मतलब क्या होता है, इंक्रीज, ज्यादा, मोर। हाइपो का मतलब क्या है यहाँ पे, लेस, कम। क्रोमिक का मतलब क्या है, कलर, ठीक है। तो हाइपोक्रोमिक वर्ड हमें क्या समझा रहा है कि इन पर्सन के अंदर जो आरबीसीज है उसका कलर हमें लेस हो जाएगा, मतलब उसका अगर रेडिश आरबीसीज होती है तो रेडिश नजर नहीं आएंगी, रेडिश से कलर, जो रेडिश कलर है ना उसका वो कम हो जाएगा, हाइपोक्रोमिक हो जाएगी आरबीसीज। ऐसा क्यों हो जाता है, इसकी वजह क्या है, देखिए। जब हमारी आरबीसीज बन रही होती है, कहाँ बनती है, बोन मैरो के अंदर। तो जब बन रही होती है, तो जो आरबीसीज बनती है, तो आरबीसीज के अंदर क्या बैठा होता है, हमारा हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन कलर देता है, ऐसा क्यों होता है वो भी हम समझेंगे। तो आरबीसीज है, आरबीसीज के अंदर क्या इम्बेड, क्या रखा गया है, हीमोग्लोबिन को रखा गया है। कहाँ रखा जाता है हीमोग्लोबिन, कौन सी स्टेज में, इरिथ्रोब्लास्ट, जब आरबीसीज बनती है, ठीक है। तो फाइनली बन जाती है, उससे पहले वाली जो स्टेज होती है, पहले वाली जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टिक स्टेज। तो जब आरबीसी इरिथ्रोब्लास्ट स्टेज में होती है तब उसका हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो रहा होता है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है, उस हीमोग्लोबिन के अंदर क्या बैठा होता है, आयरन बैठा होता है, Fe2+ की फॉर्म में, फेरस फॉर्म में आयरन बैठा होता है, ठीक है। आयरन कहाँ से आएगा, जो मैंने डाइट से आयरन लिया वो मेरी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होकर मेरे स्मॉल इंटेस्टाइन की सेल से कहाँ गया, ब्लड स्ट्रीम के अंदर गया, मेरे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर गया, वहां से एक प्रोटीन ने उसको पकड़ा और कहाँ लेके गया, मेरे बोन मैरो तक लेके गया। यही हमने फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ा था आयरन की। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, मेरे ब्लड के अंदर आयरन कहाँ से आया, डाइट से आया, कैसे कैसे आया वो हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन फाइनली मेरा जो आयरन है वो मेरे ब्लड के अंदर आ गया। अब ब्लड के अंदर मेरे कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं एपोट्रांसफेरिन, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफेरिन, ठीक है। तो जब ट्रांसफेरेंट मॉलिक्यूल होता है उस पर 6 साइट्स होती हैं, ये हमने डिस्कस करा था कि टोटल 6 साइट्स होती हैं एक एपोट्रांसफेरेंट मॉलिक्यूल के पास।
6 साइड्स होती हैं आयरन से जुड़ने की, ठीक है। तो आयरन जब उसके साथ जुड़ जाता है, जैसे ये एपोट्रांसफेरिन है आपका, इसके साथ आयरन जुड़ गया, अब इस एपोट्रांसफेरिन को पहली बात तो ट्रांसफेरिन बोलेंगे, और जैसे ही आयरन ट्रांसफेरिन के साथ जुड़ जाएगा तो अब मैं इस आयरन को बोलूंगी सैचुरेटेड। आरबी जो ट्रांसफेरिन है यहाँ पे कैसा हो गया, सैचुरेटेड। जब ये नहीं जुड़ा था, फ्री फॉर्म में घूम रहा था, तब उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और सैचुरेटेड में डिफरेंस समझ आ गया। जब आयरन ट्रांसफेरिन के साथ जुड़ जाता है तो वो सैचुरेटेड हो जाता है, और जब उसे नहीं जुड़ा था तब वो अनसैचुरेटेड था, ठीक है। तो मेरे ब्लड में आयरन प्रेजेंट है, ट्रांसफेरिन उसको लेकर आया मेरे बोन मैरो तक, ठीक है। तो कैसा ट्रांसफेरिन आ रहा है, सैचुरेटेड ट्रांसफेरिन आ रहा है। अब मेरे बोन मैरो के अंदर इरिथ्रोब्लास्ट प्रेजेंट है, इस इरिथ्रोब्लास्ट के ऊपर क्या प्रेजेंट है, ट्रांसफेरिन के रिसेप्टर्स। तो जैसे ही ट्रांसफेरिन मॉलिक्यूल आएगा, आयरन को अपने साथ लेकर आएगा, उस आयरन को कहाँ दे देगा, उस ट्रांसफेरिन के रिसेप्टर्स को दे देगा, और फिर ये जो आयरन ट्रांसफेरिन रिसेप्टर की हेल्प से कहाँ एंटर कर जाएगा, नीचे जो इरिथ्रोब्लास्ट है उसके अंदर। तो ये जो आयरन है वो कहाँ एंटर कर गया, आपके इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर। इरिथ्रोब्लास्ट में अब हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन हो रहा है, तो हीमोग्लोबिन के अंदर इस आयरन को बिठा दिया जाएगा, किस फॉर्म में, Fe2+ की फॉर्म में। अब यही जो Fe2+ जो फेरस आयरन है आपका, वो किसके साथ बाइंड होता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है, उसको फिर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और इसी वजह से जो इंटरेक्शन होता है ना आयरन और ऑक्सीजन का, इसी वजह से वहां पे रेडिश कलर का प्रोडक्शन होता है, इसलिए हम बोलते हैं आरबीसी का कलर कैसा है, रेडिश। अब देखिए अगर यहाँ पे आयरन की कमी होगी, ठीक है, तो ऑक्सीजन की भी कमी होगी, ऑक्सीजन बाइंड ही नहीं होगा। अगर आयरन और ऑक्सीजन का इंटरेक्शन कम होगा तो कलर का प्रोडक्शन भी कम होगा, कलर का प्रोडक्शन कम होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोक्रोमिक सेल्स, मतलब लेस प्रोडक्शन ऑफ कलर, मतलब कलर हमें वहां पे कम नजर आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वाई माइक्रोसाइटिक सेल्स की आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर जो सेल्स है वो माइक्रोसाइटिक क्यों हो जाती है, मतलब आरबीसी का पहले हमने डिस्कस कर लिया, आरबीसी का जो कलर है वो कम हो जाएगा। अब हम डिस्कस करें कि आरबीसी का जो साइज है, जो उसका एवरेज वॉल्यूम है, वो कम कैसे हो जाएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ये बताएंगे कि एक आरबीसी का अगर आपको एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ऐसा कौन सा पैरामीटर है जिसकी हेल्प से हम उसका एवरेज वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो वो भी हमारा बेसिकली फाइंडिंग्स जब हम देखेंगे ना, तो फाइंडिंग्स में वो कम आता है, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। अब हम देखते हैं कि माइक्रोसाइटिक सेल्स क्यों हो जाती हैं आरबीसी का, माइक्रोसाइटिक मतलब उसका वॉल्यूम कम क्यों हो जाता है। देखिए जनरल रूल क्या है इरिथ्रोपोइसिस का, इरिथ्रोपोइसिस का मतलब बोन मैरो के अंदर जब आरबीसी का प्रोडक्शन होता है उस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस। तो जब बोन मैरो के अंदर आरबीसीज बन रही होती हैं, उसका प्रोडक्शन हो रहा होता है, तो प्रोडक्शन होते टाइम आरबीसीज टोटल 6 स्टेजेस से गुजरती हैं, ठीक है। 6 स्टेजेस कौन कौन सी है, सबसे पहली स्टेज होती है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, फिर इरिथ्रोब्लास्ट बनती है, फिर अर्ली नॉर्मोब्लास्ट बनती है, फिर इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट बनती है, फिर लेट नॉर्मोब्लास्ट बनती है, इसको हम रेटिकुलोसाइट भी बोल सॉरी लेट नॉर्मोब्लास्ट के बाद क्या बनता है, फिर वो फाइनली रेटिकुलोसाइट्स बनती हैं, ठीक है। तो ये 6 स्टेजेस हैं टोटल। तो अगर मैं जनरल रूल देखूं ना इरिथ्रोपोइसिस का, तो जो फर्स्ट होती है सेल प्रो, वो क्या होती है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, उसका साइज देख रहे हो आप, लगभग कितना होता है 21 माइक्रोन अप्रोक्सीमेटली। और जैसे 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 वो मैच्योर होती जाती है, रेटिकुलोसाइट बन जाती है, उसका साइज कितना रह जाता है 8 माइक्रोन। तो हमें क्या डिफरेंस नजर आया कि जब इनिशियल स्टेज में आरबीसीज होती है उसका साइज बड़ा होता है, और जैसे जैसे वो मैच्योर होती जाती हैं फाइनल जो रेटिकुलोसाइट मिलता है उसका जो साइज है वो एकदम कम हो जाता है, कितना रह जाता है 8 माइक्रोन रह जाता है। तो ग्रेजुअली साइज क्या होता है, डिक्रीज होता जा रहा है जैसे जैसे टाइम जा रहा है और आपका आरबीसीज मैच्योर होता जा रहा है, ठीक है। बट इन केस ऑफ IDA, लेकिन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के केस में क्या होता है, बेसिकली आरबीसीज ना वेट करती है, इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि बोन मैरो में रेटिकुलोसाइट बन गया, अब वो वेट कर रहा है कि कब उसको आयरन मिले, वो हीमोग्लोबिन बनाए और फाइनली वो आरबीसीज को बना के कहाँ रिलीज कर दे, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। तो वो वेट कर रहा है रेटिकुलोसाइट, या फिर आरबीसीज की जो स्टेज है, ये जो स्टेजेस हैं ये सब क्या कर रही है, वेट कर रही है कि जैसे इसको हीमोग्लोबिन आयरन मिलेगा वो हीमोग्लोबिन बनाएगी। तो जितना ज्यादा वेट करती जाती है, समय निकलता जाता है, उसका जो साइज है वो ग्रेजुअली और डिक्रीज होता चला जाता है। तो आरबीसी जो फाइनली बनती है वो कैसी बनती है, माइक्रोसाइटिक बनती है, उनका साइज और ज्यादा स्मॉल हो जाता है। सो इन केस ऑफ IDA दी सेल्स नीड टू ओवरस्टे, उनको ओवरस्टे करना पड़ता है वहां पर इन द बोन मैरो टू गेट इनफ आयरन, जिससे उनको एक पर्याप्त मात्रा में आयरन मिल सके सफिशिएंट क्वांटिटी में, ड्यू टू विच द साइज ऑफ आरबीसीज विच विल ग्रेजुअली डिक्रीज। जो साइज है आरबीसी का ग्रेजुअली क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, एंड द आरबीसी विल बिकम माइक्रोसाइट्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वाई अनाइसोसाइटोसिस, हमें अनाइसोसाइटोसिस क्यों नजर आता है पीबीएफ के अंदर। यहाँ पे देखो अनाइसोसाइटोसिस का मतलब क्या है, यहाँ पे एन क्या बता रहा है, यहाँ पे नो
आइसो वर्ड आपको क्या बता रहा है, सेम। साइटोसिस मतलब यहाँ पे आपको सेल्स का जो साइज है आपस में वो सेम नजर नहीं आएगा, उसको हम बोलेंगे अनाइसोसाइटोसिस कंडीशन। ठीक है, होता क्या है कि देखो कुछ सेल्स को वेट करना पड़ा, ओवरस्टे करना पड़ा, उनकी साइज क्या हो गई और माइक्रोसाइटिक हो गई, कुछ नॉर्मल साइज की बनी, कुछ थोड़ी एवरेज साइज की बनी, थोड़ी कुछ अलग अलग क्या नहीं है, आपको साइज नजर आ रही है। जब आपको पीबीएफ के अंदर देखिए स्मीयर ए है, यहाँ पे आपके सामने स्मीयर बी है, स्मीयर ए के अंदर आपको सारी सेल्स का जो साइज है वो सबका एवरेज मतलब कॉमन नजर आ रहा है, सेम नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखो कुछ स्मॉल है, कुछ थोड़ी बड़ी है, कुछ थोड़ी एवरेज है ना। यहाँ पे आपको अलग अलग सेल्स का साइज नजर आ रहा है आरबीसीज का। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे कि अनाइसोसाइटोसिस शो कर रहा है इसका पीबीएफ। उस पर्सन का पीबीएफ क्या शो कर रहा है, ऐसा पर्सन जिसको आईडीए है उसका पीबीएफ क्या शो कर रहा है, आपको अनाइसोसाइटोसिस शो कर रहा है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं पीबीएफ में हमें पोइकिलोसाइटोसिस भी नजर आता है। पोइकिलोसाइटोसिस का मतलब होता है डिफरेंट या वेरिएशंस इन शेप। जो नॉर्मल शेप होता है आरबीसीज का वो कैसा होता है, बाय कॉन्केव शेप होता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हमें मतलब एबनॉर्मल शेप भी नजर आती है आरबीसीज की। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पीबीएफ के अंदर ये पेंसिल सेल्स नजर आती है, इनको हम बोलते हैं पेंसिल सेल्स, ठीक है। तो इस शेप की सेल्स भी हमें नजर आएंगी, पेंसिल की तरह शेप नजर आएगी हमें, कुछ ओवल नजर आएंगी, कुछ बाइकॉनकेव नजर आएंगी, कुछ टारगेट सेल्स भी नजर आती हैं। तो ये हमें वेरिएशंस नजर आता है इनकी शेप के अंदर, उसको हम बोलते हैं पोइकिलोसाइटोसिस। जैसे स्मीयर के अंदर आपको नजर आ रहा है, कुछ आपको बाइकॉनकेव नजर आ रही है, कुछ पेंसिल सेल्स नजर आ रही है, कुछ आपको टारगेट सेल्स नजर आ रही है। तो ये सारी सेल्स अलग अलग शेप को शो कर रही हैं, तो दैट इज पोइकिलोसाइटोसिस। नेक्स्ट हम देखते हैं वाई थ्रोम्बोसाइटोसिस। क्या आरबीसीज का प्रोडक्शन तो कम हो रहा है लेकिन प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन क्यों बढ़ जाता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर। तो आप लोगों ने जब हिमेटोपोइसिस पढ़ा होगा, हिमेटोपोइसिस मतलब जो आपकी आरबीसीज प्लेटलेट्स आपकी डब्ल्यूबीसीज का फॉर्मेशन होता है उसको हिमेटोपोइसिस बोलते हैं, जब बोन मैरो में बनती हैं। तो उसके अंदर एक स्टेज आती है, इसको हम बोलते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट सीएफयू ऑफ इरिथ्रॉइड एंड मेगा कैरियोइड। तो सीएफयू सेल्स जो होती है इरिथ्रॉइड और मेगा कैरियोइड की, वो क्या बनाती हैं, एक तो जाती हैं इरिथ्रॉइड बनाने के लिए, मतलब इरिथ्रॉइड पाथवे के अंदर मतलब इरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसीज को बनाने के लिए, और एक जाती हैं आपकी प्लेटलेट्स मतलब मेगा कैरियोसाइट्स को बनाने के लिए, ठीक है। तो इस कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स में से कुछ सेल्स जाती हैं आरबीसीज बनाने के लिए, कुछ सेल्स जाती हैं प्लेटलेट्स बनाने के लिए। अब आयरन की कमी है ना। अब सीएफयू को पता लग रहा है कि आयरन की कमी है, तो मैं इरिथ्रोसाइट्स वैसे भी नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स नहीं बना पाएंगी क्योंकि आयरन की कमी हो रही है, तो सही मात्रा में आरबीसीज नहीं बन पा रही हैं। तो आरबीसीज का काउंट तो क्या तो जा रहा है, कम होता जा रहा है, लेकिन अभी सीएफयू यहाँ पर तो है ही, तो ये क्या कर जाती है फिर मेगा कैरियोइड पाथवे की तरह डाइवर्ट हो जाती है और फिर फाइनली क्या बनने लगती है, ज्यादा प्लेटलेट्स, ठीक है। जो सीएफयू इरिथ्रॉइड में जानी चाहिए थी वो इरिथ्रॉइड में ना जाके कहाँ चली जाती है, मेगा कैरियोइड पाथवे के अंदर, और प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन क्या कर देती है, फिर इंक्रीज कर देती है। सो नॉर्मली क्या होता है, जो सीएफयू सेल्स है इरिथ्रॉइड मेगा कैरियोइड की विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स भी बना के देती हैं और आपको मेगा कैरियोसाइट्स मतलब प्लेटलेट्स को भी बना के देती है बाय 2 डिफरेंट पाथवेज, 2 अलग अलग पाथवे से बना कर देती है। लेकिन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के केस में जो सेल्स है सीएफयू की वो इनफ आयरन उनको नहीं मिलता है, तो इरिथ्रोपोइसिस नहीं हो पाती है, इफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस नहीं हो पाती है। तो जो ज्यादातर सेल्स वो डिराइव्ड हो जाती हैं दूसरे पाथवे की तरफ, मतलब इरिथ्रॉइड की जगह वो मेगा कैरियोइड की तरफ डिराइव्ड हो जाती है और फिर क्या करने लगती है, मेगा कैरियोसाइटोसिस, जिसकी वजह से मेगा कैरियोसाइट्स जो होते हैं वो नॉर्मल से ज्यादा बनने लगते हैं, ठीक है। दिस विल इंक्रीज द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन आईडीए। इसकी वजह से आईडीए के अंदर क्या हो जाता है, प्लेटलेट्स का जो नंबर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट द स्टेजेस ऑफ आईडीए। स्टेजेस का मतलब यहाँ पे आपको कैसे बता रहा है कि आपके पास सैंपल आया है, उस सैंपल के अंदर आपने कुछ टेस्ट लगाए हैं, कुछ फाइंडिंग्स आपने लगाई हैं, और उन फाइंडिंग्स के बेसिस पे आप स्टेज बता रहे हो कि किस स्टेज में इसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में मतलब स्टार्टिंग की स्टेज में हमें क्या नजर आता है, नेगेटिव आयरन बैलेंस नजर आता है। नेगेटिव आयरन बैलेंस का मतलब क्या हो रहा है कि जितना मैं आयरन ले रही हूँ उतना मुझे मेरी बॉडी के अंदर नहीं मिल रहा है, नेगेटिव में जा रहा है आयरन का बैलेंस। नेगेटिव से मतलब क्या है कि पहले ये इमेजिन करिए कि आपने किसी भी वजह से आपकी बॉडी में आयरन का या तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया या फिर आपने न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रखी, मतलब किसी भी वजह से आपकी ब्लड के अंदर आपके ब्लड के अंदर आयरन का जो क्वांटिटी है वो सफिशिएंट मात्रा में नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होने लगेगा, आपका जो सीरम आयरन है, जो सीरम आयरन है पहले तो वो डिक्रीज होने लगेगा, आयरन सीरम के अंदर जो आयरन प्रेजेंट है वो सब डिक्रीज होने लग जाएगा, ब्लड में पहुंच नहीं पा रहा है आयरन, है ना। अब सीरम आयरन कम हो रहा है तो जो मेरा स्टोर्ड आयरन था, जो मैंने स्टोर करके रखा था, वो भी रिलीज होने लगेगा, मेरी बॉडी के अंदर आने लगेगा। स्टोर्ड आयरन कौन सा था, फेरिटीन, हमने पढ़ा था ना, फेरिटीन और हीमोसाइट्रिन की फॉर्म में स्टोर होता है। तो जो स्टोर्ड फेरिटीन था वो भी कहाँ आने लगेगा, अब फेरिटीन को मैं काम में लूंगी तो वो भी क्या होने लगेगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा।
तो ये क्या बता रहा है, नेगेटिव आयरन बैलेंस हो रहा है, मतलब जो आपने स्टोर करके रखा था ना वो भी नेगेटिव के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो जो स्टेज मिलेगी हमें नेगेटिव आयरन बैलेंस की, जिसमें हमें मिलेगा कि जो सीरम फेरेटिन है वो भी कम होने लगा है। ये सबसे ज्यादा इजीएस्ट और सेंसिटिव मार्कर होता है IDA का। अगर आपको IDA मालूम करना है तो आपको उसका किसका लेवल देखना है, सीरम फेरेटिन का। ये MCQ में पूछा जाता है कि IDA के लिए सबसे ज्यादा इजीएस्ट और सबसे ज्यादा सेंसिटिव मार्कर कौन सा है, तो वो है आपका डिक्रीज सीरम फेरेटिन। और क्यों होता है हमने समझ लिया, नेगेटिव आयरन बैलेंस का मतलब क्या है वो भी हमने समझ लिया। नेक्स्ट अगर मैं उसकी आयरन प्रोफाइल चेक करती हूँ तो हमें क्या क्या नजर आएगा, उसके अंदर सीरम फेरेटिन है वो तो डिक्रीज नजर आएगा ही, सीरम आयरन तो और भी ज्यादा कम हो गया है ना। जब सीरम आयरन इतना ज्यादा कम हुआ तभी तो सीरम फेरेटिन कम हुआ। ट्रांसफेरिन का जो सैचुरेशन है वो भी कम हो जाएगा। अब ट्रांसफेरिन सैचुरेशन अभी हमने सुपरफिशियली समझा था क्या होता है, कि जब ये ट्रांसफेरिन का मॉलिक्यूल है जिसको हम एपोट्रांसफेरिन बोलते हैं, तो ट्रांसफेरिन का जो एपोट्रांसफेरिन मॉलिक्यूल है उसमें 6 साइट्स होती हैं आयरन से बाइंड होने की। तो जब आयरन इसके साथ जुड़ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड आयरन। ठीक है, तो टोटल 2 साइट्स, फिजियोलॉजिकली 6 साइट्स होती हैं लेकिन फिजियोलॉजिकली सिर्फ 2 साइट से आयरन जुड़ता है। तो अगर आयरन की डेफिशिएंसी हुई तो जो सैचुरेशन है वो भी कम हो जाएगा, मतलब हो सकता है एक ही आयरन जुड़े या हो सकता है एक भी आयरन ना जुड़े डेफिशिएंसी होने की वजह से। तो जो आयरन का ट्रांसफेरिन का जो सैचुरेशन है, सैचुरेशन का मतलब क्या है, जब आयरन ट्रांसफेरिन के साथ जुड़ जाता है तो हम उसको सैचुरेशन बोलते हैं। तो जुड़ ही नहीं पा रहा तो सैचुरेशन कम होता जा रहा है, राइट। अब नेक्स्ट होता है जो TIPC है वो इंक्रीज होता है, लेकिन देखो ये तीनों मार्कर डिक्रीज होंगे, सीरम आयरन कम होगा, सीरम फेरेटिन कम होगा, आपका ट्रांसफेरिन का सैचुरेशन भी कम होगा, लेकिन एक अकेला TIBC है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, जो इंक्रीज होगी। अब TIBC को भी सुपरफिशियल समझते क्या होता है, TI बेसिकली क्या होता है, TIBC बेसिकली क्या होता है, टोटल आयरन बाइंडिंग की कैपेसिटी, मतलब ट्रांसफेरिन कितना बाइंड हो सकता है, आयरन के साथ कितना बाइंड हो सकता है, वो उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी है। अब इमेजिन करिए मेरी बॉडी के अंदर या आपकी बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो रही है, या किसी पर्सन की बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो रही है, आयरन कम हो रहा है तो हमारा जो लिवर है ना वो ज्यादा एपोट्रांसफेरिन जो होता है वो लिवर प्रोड्यूस करता है। तो मेरा जो लिवर है वो ज्यादा से ज्यादा एपोट्रांसफेरिन को रिलीज करेगा, जिससे मतलब इतने ज्यादा एपोट्रांसफेरिन को रिलीज, वो ज्यादा एपोट्रांसफेरिन को रिलीज करेगा, जिससे जितने ज्यादा एपोट्रांसफेरिन रिलीज होंगे ना, तो अगर कुछ भी मात्रा में आयरन प्रेजेंट होगा मेरे सीरम के अंदर तो उसको ढूंढ ढूंढ के पकड़ ले। इसलिए आयरन इस तरीके से क्या करता है, ट्रांसफेरिन को ज्यादा से ज्यादा रिलीज करता है। जितना ज्यादा ट्रांसफेरिन रिलीज होता जाएगा उतनी बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़